टफनेस इंडेक्स ऑफ सॉइल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट ए प्लास्टिक लिमिट सॉइल इज फ्राइएबल एंड इजीली क्रस्ट, देन टफनेस इंडेक्स विल बी लेस देन 1 होती है। अब बात करते हैं हम टफनेस इंडेक्स के बारे में कि टफनेस इंडेक्स क्या होती है। ये रेशियो ऑफ होता है प्लास्टिक इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। क्या होता है इसका फॉर्मूला, प्लास्टिक इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स होता है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है क्या, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट। कंडीशंस की अगर हम बात करें, अगर टफनेस इंडेक्स लेस देन 1 होती है तो सॉइल जो होती है फ्राइएबल होती है, मतलब इजीली क्रस्ट हो जाती है एट प्लास्टिक लिमिट पर। नेक्स्ट आती है प्लास्टिक इंडेक्स। प्लास्टिक इंडेक्स क्या होती है, प्लास्टिक इंडेक्स होती है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। क्या होती है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। फ्लो इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो फ्लो इंडेक्स क्या होती है, फ्लो इंडेक्स होती है ये स्लोप ऑफ कर्व होता है। ग्राफ जो होते हैं वाटर कंटेंट एंड ऑर्डिनेट और नेचुरल स्केल पे होता है, एंड जो नंबर ऑफ ब्लोज पे के बीच में ग्राफ बनता है जिसे एप्सिया या लॉगरिथमिक स्केल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है किसका, फ्लो इंडेक्स का, W1 माइनस W2 डिवाइड बाई लॉग N2/N1 होता है। फ्लो का कर्व के बारे में बात करते हैं। फ्लो का जो कर्व होता है वो मॉइस्चर कंटेंट, नंबर ऑफ ब्लोज, लॉग स्केल या लिक्विड लिमिट जो होती हैं वो होती है 42। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होती है C, ये रिलेशन होता है किसका, रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल कंटेंट डिवाइड बाई प्लास्टिक इंडेक्स। तो क्या होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है लिक्विड लिमिट माइनस W डिवाइड बाई प्लास्टिक लिमिट। उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स में क्या होता है, ये डेफिनेशन होती है रेशियो ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, ये लिक्विड इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विड इंडेक्स में इतना ही फ़र्क होता है कि जो लिक्विड इंडेक्स है वो वाटर में से माइनस होती है प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है, और ये जो वाटर कंटेंट है वो लिक्विड में से माइनस होता है किसके अंदर, कंसिस्टेंसी इंडेक्स के अंदर। अब बात करते हैं हाइड्रोलॉजिक फ्लडिंग या रूटिंग मेथड के बारे में। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाइड्रोलॉजिक फ्लड रूटिंग मेथड्स मेक यूज ऑफ इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी ओनली। फ्लड रूटिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखिए, दिस इज ए टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द फ्लड हाइड्रोग्राफ एट ए सेक्शन ऑफ रिवर यूजिंग द फ्लड फ्लो डेटा फ्रॉम वन और मोर अपस्ट्रीम सेक्शंस। फ्लड रूटिंग का जो पर्पज होता है वो ये होता है कि डिटरमाइन करता है फ्लड हाइड्रोग्राफ एट ए रिवर सेक्शन। उसके बाद अगर बात करें हाइड्रोलॉजिक रूटिंग्स के बारे में, वो हाइड्रोलॉजिक थी, एक और आएगा हाइड्रोलॉजिक। ठीक है, जो इसमें यूज होता है वो इक्वेशंस ऑफ द कंटिन्यूटी होती हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो इनपुट टू द रिवर रीच इक्वल्स टू द इनपुट टू द, ये इनपुट है ऑफ रिवर है, इनपुट टू द रिवर रीच टू द आउटफ्लो ऑफ द रिवर रीच प्लस चेंज ऑफ द स्टोरेज होता है, इसके बराबर होता है, मतलब O प्लस डेल्टा S बाई डेल्टा T। ये क्या होता है, हाइड्रोलॉजिक रूटिंग का फॉर्म इक्वेशन होती है सिंपलेस्ट फॉर्म। टर्म्स के बारे में बात करते हैं, जो ये I होती हैं ये एवरेज इनफ्लो टू द रीच होती है ड्यूरिंग डेल्टा T, और जो होता है एवरेज आउटफ्लो होता है फ्रॉम द रीच ड्यूरिंग डेल्टा T। डेल्टा S जो होता है वो चेंज इन स्टोरेज होता है। डेल्टा T जो होता है वो टाइम इंटरवल होता है। तो यहाँ पर एक नोट दे रखा है कि हाइड्रोलिक रूटिंग जो होती है इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ होती है जो आपने पढ़ा था, एंड यूज मोमेंटम इक्वेशन टुगेदर। हाइड्रोलिक है ये, वो हाइड्रोलॉजिक होता है। देखो यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है, हाइड्रोलॉजिक जो रूटिंग होती है उसके अंदर कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ होती हैं ओनली, और जो हाइड्रोलॉजिक होता है उसके अंदर कंटिन्यूटी और मोमेंटम इक्वेशन दोनों यूज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन एंड बेंडिंग। सो कंडीशन इन वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन, तो इसका जो आंसर होगा वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। तो समझ लेते हैं इसको क्या चीज़ है ये। कंडीशंस फॉर द मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन और बेंडिंग, जो इसकी रिक्वायर्ड कंडीशंस होती है वो होती है FT/FAT प्लस FBZ/
डिवाइड बाई एफ वी ए टी वाई और एफ वी टी बाई एफ ए वी टी होता है, लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। ये होता है एफ टी डिवाइड बाई एफ ए टी प्लस एफ बी जेड वाई डिवाइड बाई एफ ए वी टी वाई प्लस एफ बी टी डिवाइड बाई एफ ए वी टी होता है। स्ट्रेस की टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जो एफ टी होता है वो एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस होता है, एफ ए टी जो होता है वो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होता है, एफ वी टी जो होता है एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस होता है, एफ ए वी टी जो होता है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस अंडर द बेंडिंग ओनली होता है। तो बाई एक्सिस जो होता है ये मेजर एक्सिस होता है, जेड एक्सिस जो होता है वो माइनर एक्सिस होता है। अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जो बेंडिंग स्ट्रेस कंबाइंड विद होती हैं किसके, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस के। इसके अंदर कंसीडर की जाती है बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस अंडर मोस्ट अनफेवरेबल लोडिंग कंडीशंस में। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रेस एफ ई के बारे में। जो एफ ई बराबर क्या होता है, एफ ई बराबर होता है एफ बी स्क्वायर प्लस एफ पी स्क्वायर प्लस एफ पी स्क्वायर प्लस 3 टाउ का स्क्वायर होता है। इसमें जो लिमिटेशन होती है एफ ई जो होती है वो शुड नॉट एक्सीड, जो ये इफेक्टिव इक्विवेलेंट जो स्ट्रेस होती हैं वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 0.9 एफ वाई से। अभी इसमें जो सिंबल्स यूज़ हुए हैं उनके बारे में चेक करते हैं। सिंबल्स इन इक्विवेलेंट स्ट्रेस, ये जो होती है एक्चुअल शियर स्ट्रेस होती है, एफ टी जो होती है एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस होती है, एफ वाई जो होती हैं यील्ड स्ट्रेस होती हैं, और एफ पी जो होती है वो एक्चुअल बियरिंग स्ट्रेस होती है। अब बात करते हैं परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में। एफ बी ई बाई एफ बी ई जेड ये वैल्यू यूज्ड फॉर होता है लेस ऑफ एफ ए वी सी और एफ ए वी टी इन बेंडिंग अबाउट अप्रोक्सीमेट एक्सिस। फाइनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो कंबाइंड स्ट्रेस रेशो होता है मस्ट बी लेस देन 1 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल के बारे में। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सॉइल हैविंग लो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। कौन सी सॉइल है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी लो रखती है, वो होती है ऑर्गेनिक सॉइल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड जो होता है जी, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन होती है रेशो ऑफ वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स टू द वेट ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जी बराबर होता है डब्लू एस डिवाइड बाई बी एस बाई गामा डब्लू इज इक्वल्स टू होता है गामा एस डिवाइड बाई गामा डब्लू। इसकी टर्म जो होती है गामा एस जो होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स होता है, गामा डब्लू जो होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। अब बात करते हैं अपरेंट मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। क्या डेफिनेशन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो सॉइल मास होता है वो होता है रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ गिवन मास ऑफ सॉइल टू द वेट ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जी एम बराबर डब्लू डिवाइड बाई बी इंटू गामा डब्लू होता है। अब इसमें रेंज समझते हैं। रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जो सॉइल पार्टिकल होते हैं 2.65 से लेके 2.85 के बीच में होता है। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल जो होती हैं इसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेनिंग सॉइल्स होता है, पोरस पार्टिकल सॉइल्स होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी बिलो 2 होती हैं। अब बात करते हैं हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल के बारे में बात करते हैं। सॉइल जो होती हैं हैविंग होती है हैवीली सब्सटेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी 3 होती हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस के बारे में। जो ऑर्गेनिक सॉइल होती हैं वो लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती हैं। सॉइल हाई इन माइका और आयरन होती हैं तो इसकी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी हायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन स्पीड के लिए परसेंटेज स्पीड अडेप्टेड फॉर हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। किसके लिए, परसेंटाइल डिज़ाइन स्पीड पूछा ना, परसेंटाइल स्पीड अडेप्टेड फॉर द हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के लिए 98 परसेंटाइल होती है। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटाइल्स जो होती हैं, जो मिनिमम स्पीड लिमिट होती हैं वो 15 परसेंटाइल होती हैं। सेफ स्पीड जो होती है वो 85% होती हैं और डिज़ाइन स्पीड जो होती है वो 98 परसेंटाइल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कह रहा है कि डी अल्बर्ट प्रिंसिपल डायनामिकल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व एज स्टैटिकली यूजिंग द डी अल्बर्ट प्रिंसिपल।
ठीक है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, एक्सेलरेटिंग रिजिड बॉडी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट स्टैटिक सिस्टम। कन्वर्जन इज डन बाय एडिंग इनर्शिया फोर्स और इनर्शियल टॉर्क और मोमेंट्स। सो सिस्टम एनालाइज एज ए स्टैटिक सिस्टम विद एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स एंड मूवमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं इनर्शियल फोर्स के बारे में। दिस इज मस्ट एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सो इनर्शियल टॉर्क क्या होता है, कैन एक्ट एनीवेयर। नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। समीशंस ऑफ एफ आई माइनस एम आई ए आई इंटू गामा आर आई इज इक्वल्स टू 0 होता है। अब इनके टर्म एंड इक्वेशन की बात करें, जो एफ आई बराबर होता है वो टोटल अप्लाइड फोर्स होता है, जो कि एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रेंट फोर्सेज होता है। एम आई जो होता है मास ऑफ ith पार्टिकल होता है। ए आई जो होता है वो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गामा आर आई, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ith पार्टिकल होता है। पर्पज की बात करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है डायनेमिक प्रॉब्लम इनटू द स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। की आइडियाज़ की बात करें तो ये डायनेमिक प्लस इनर्शियल इफेक्ट होता है। ये ट्रीटेड एज होता है स्टैटिक्स, सो यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेटिंग सिस्टम होता है। बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस के बारे में। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस क्या होता है, जो मैप स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर होता है, और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस होते हैं 1/3 लाख हो जाएगा। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस के बारे में। डेफिनेशन क्या होती है, दिस इज रेशियो ऑफ फ्रैक्शन एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन मैप एंड लैंड। तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो ऑफ हो जाएगा डिस्टेंस ऑन मैप एंड ओरिजिनल डिस्टेंस ऑन लैंड हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये डिस्टेंस ऑन मैप डिवाइड बाय एक्चुअल कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन ग्राउंड हो जाएगा। स्केल्स की बात करें तो ये फिक्स्ड रेशियो होता है जो रिलेटेड होता है डिस्टेंस ऑन प्लान एंड कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। सो इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, गिवन में क्या होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 किलोमीटर हो जाता है, जो कन्वर्ट होता है 3 किलोमीटर इंटू 3 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आर एफ बराबर होता है 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 30,000 सेंटीमीटर्स। अब इसके की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जो यूनिट मस्ट भी सेम होती बिफोर फाइंडिंग आर एफ, और आर एफ हैज़ नो यूनिट्स। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। स्टेटमेंट्स दे रखे, पहला स्टेटमेंट दे रखा कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के लिए, इट इज़ ए टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना, तो ये गलत हुआ होगा, तो इसने पूछा ही इनकरेक्ट है। ठीक है, दूसरा है कि सॉइल इज़ ऑलवेज अनसेचुरेटेड, हाँ कॉम्पैक्शन में सॉइल अनसेचुरेटेड हो जाएगी, तो ये सही होगा। तीसरा पूछा है कि डेंसिफिकेशन इज़ ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ द पोर वाटर। डेंसिफिकेशन कॉम्पैक्शन के अंदर एयर के वजह से होता है, ना कि एक्सपल्सन की वजह से, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉम्पैक्शन के बारे में। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, डेंसिफिकेशन होता है ऑफ सॉइल बाय मैकेनिकल मीन्स। सो ये कहाँ होता है, ये अकर होता है अनसेचुरेटेड सॉइल के अंदर। जो कॉम्पैक्ट होता है वो अनसेचुरेटेड सॉइल के अंदर होता है, और किसकी वजह से, किस रिडक्शन की वजह से होता है, ये होता है एक्सपल्शन ऑफ द एयर, और ये एक इमीडिएट प्रोसेस है कॉम्पैक्शन, ना कि टाइम टेकिंग है। हम कंपैरिजन विद द सॉलिडेशन देख लेते हैं, कंसोलिडेशंस के। तो जो कॉम्पैक्शन होता है ये एयर एक्सपेल्ड की वजह से होता है, इसके लिए अनसेचुरेटेड सॉइल चाहिए होती है, और इसको टाइम डिपेंडेंट नहीं है, कौन सा, कॉम्पैक्शन। बट कंसोलिडेशन जो है ये जो होता है वाटर एक्सपेल्ड की वजह से होता है एंड सैचुरेटेड सॉइल की वजह से होता है ये, और ये टाइम डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पैक्शन वर्सेस कंसोलिडेशन के बारे में। कॉम्पैक्शन क्या होता है, ये डेफिनेशन होती है कंप्रेशन ऑफ सॉइल बाय एक्सपल्सिंग ऑफ एयर फ्रॉम द वॉइड। इसका क्या नेचर है, इसका जो नेचर है ये क्विक प्रोसेस है, ठीक है। कॉम्पैक्शन टाइम डिपेंडेंट नहीं है, एंड लोडिंग अप्लाइड जो होती है वो उसके ऊपर डायनामिकली होती है, किसमें, कॉम्पैक्शन ऑफ कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शंस के अंदर। और जो कॉम्पैक्शन में जो लोड रिक्वायरमेंट होती है ये शॉर्ट टर्म लोडिंग होती है। कैसी लोडिंग होती है, शॉर्ट टर्म होती है। और जो सॉइल कंडीशंस जो होती हैं, सॉइल शुड बी अनसैचुरेटेड एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन लेस देन 100% होती हैं। एप्लीकेबल किसके लिए होता है कॉम्पैक्शन, कोहेसिव सॉइल और कोहेजन लेस सॉइल दोनों के लिए। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट्स के बारे में कॉम्पैक्शन के, कि कॉम्पैक्शन के इफ़ेक्ट क्या है। शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज होने पर वॉइड रेशियो डिक्रीज होता है, और कंप्रेसिबिलिटी भी डिक्रीज होती है।
सो परमेबिलिटी आल्सो डिक्रीज होती है। बियरिंग कैपेसिटी जो है एंड सेटलमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर इम्प्रूव होती है। अब बात करते हैं इसके पर्पज़ के बारे में। पर्पज़ क्या कह रहा है, ये अचीव होती है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी से। और मैक्सिमम टाइम ऑफ अकरेंस की बात करती है डन बिफोर होता है कंस्ट्रक्शन के। इसका क्या यूज़ होता है, रोड, एक्सटर्नल डैम एंड एम्बैंकमेंट्स के अंदर इसका यूज़ होता है। इसका यूज होता है रोड, अर्दन डैम एंड एम्बैंकमेंट्स। अब बात करते हैं कंसोलिडेशंस के बारे में। कंसोलिडेशंस क्या कहता है, ये डेफिनेशंस होता है कंप्रेशन ऑफ सॉइल बाय एक्सपल्शंस ऑफ द वाटर फ्रॉम द वॉइड्स होता है। नेचर की बात करते हैं हम, ये नेचर स्लो प्रोसेस है, टाइम डिपेंडेंट है एंड लोडिंग इज स्टैटिक एंड कांस्टेंट है। अब बात करते हैं लोडिंग रिक्वायरमेंट के बारे में। ये एक लॉन्ग टर्म लोडिंग होती है। सॉइल कंडीशन जो होती है इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होता है। ये एप्लीकेबल होता है कौन, कंसोलिडेशन ओनली कोहेसिव सॉइल के लिए, स्पेशली इन लो परमेबिलिटीज क्लेज में। ठीक है, किसकी बात चल रही है हमारे यहाँ पर, कंसोलिडेशन की। तो आपने डेफिनेशन समझ ली, ठीक है, कि डेफिनेशन क्या होती है, नेचर समझ लिया, लोडिंग रिक्वायरमेंट समझ ली, सॉइल की कंडीशन कैसी होती हैं, किस सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है, कंसोलिडेशन के इफ़ेक्ट्स देख लिए अपन ने कि शेयर स्ट्रेंथ जो होती है इंक्रीज होती है, वॉइड रेशो डिक्रीज होता है, कंप्रेसिबिलिटी भी डिक्रीज होती है, परमेबिलिटी डिक्रीज होती है, बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी इम्प्रूव होता है। अकरेंस देख लेते हैं, अकर नेचुरली ड्यू टू द स्ट्रक्चरल लोड फ्रॉम द फाउंडेशन होता है। क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रक्चरल लोड फ्रॉम फाउंडेशन। नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ बिगनिंग, ये बिंग्स अलोंग विद द कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये फाउंडेशन सॉइल पार्टिकल इम्प्रूव ओवर द लॉन्ग पीरियड्स होता है। तो की डिफरेंस यही है कि एयर एक्सपेल्ड और वाटर एक्सपेल्ड की वजह से कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन रिस्पेक्टिवली होता है। अब क्वेश्चन आता है वेब बकलिंग एंड स्टीफनर्स के बारे में। कह रहा है कि शेयर बकलिंग कंडीशन में फॉर वेब स्टीफनर्स लेस देन, फॉर वेब स्टीफनर अगर dy/tw लेस देन 67 है तो कोई ज़रूरत होती है, नो स्टीफनर्स होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें ये जो दे रखा है टर्म्स की बात करें, डी जो हो रखा है डेप्थ ऑफ वेव है, tw जो है थिकनेस ऑफ वेव है, ये यील्ड स्ट्रेस रेशियो है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसवर्स स्टीफनर्स के बारे में। ट्रांसवर्स स्टीफनर्स की क्या पर्पज होता है, ये इंक्रीज करता है बकलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वेव, ठीक है। और एक को जो होता है बकलिंग इंक्लाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू शेयर। और जो अरेंजमेंट होता है ये प्रोवाइड करता है वर्टिकली अलोंग द स्पैन, ठीक है। क्या अरेंजमेंट होता है इसका अरेंजमेंट होता है ये प्रोवाइड करता है वर्टिकली अलोंग द स्पैन। किसकी बात चल रही है, ट्रांसवर्स स्टीफनर्स। पर्पज क्या बताया था, इंक्रीज करता है बकलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वेव को। जो इसमें बकलिंग का कारण वो होता है इंक्लाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू शेयर होता है। अरेंजमेंट बात करें तो वर्टिकली प्रोवाइड किया जाता है अलोंग द स्पैन। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल या लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स। इनका जो पर्पज होता है ये प्रिवेंट करते हैं वेव बकलिंग को, और ये भी बकलिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है वेव का, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि प्रिवेंट करता है वेव बकलिंग ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेशन, जो बेंडिंग कंप्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। और इसकी जो पोजीशंस होती हैं वो 0.2D और 0.5D पर होता है हॉरिजॉन्टल। अब बात करते हैं कंबाइंड यूज, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स प्रोवाइडेड टू चेक बैक बकलिंग। अब कुछ स्पेशल स्टीफनर्स के बारे में दे रखा है। पहला दे रखा है एंड बियरिंग स्टीफनर्स, ये प्रोवाइड होता है इट सपोर्ट्स और लोड बियरिंग स्टीफनर्स टू प्रोवाइड इट ए पॉइंट ऑफ कंसनट्रेटेड लोड्स। इसमें जो टाइप्स होती हैं, ए बी जो स्टीफनर्स होते हैं, C1 C2 इंटीमीट, डी जो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स होता है। अब कुछ डिज़ाइन कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। अगर dy/tw लेस देन 67 है तो अनस्टीफन्ड गिल्डर कैन बी डिज़ाइन, इसमें स्टीफनर्स की ज़रूरत नहीं होती है। अगर 85 से लेकर 200 के बीच में, कितने से लेके 85 से लेके 200 के बीच में, तो वर्टिकल स्टीफनर्स
मे बी प्रोवाइडेड। और अगर 200 से लेके 250 के बीच में तो वर्टिकल स्टीपनेस तो प्रोवाइड की जाती है, पर लॉन्गिट्यूडनल स्टीपनेस और प्रोवाइड की जाती है 8-2D पर। दूसरा बात कर रहा है कि अगर 250 से लेकर 345 के बीच में तो वर्टिकल स्टीपनर प्लस टो लॉन्गिट्यूडनल स्टीपनेस प्रोवाइड की जाती है 80D और 80.5 के बीच में। तो क्या हो गया, लेस देन 67, 85 से लेके 200, 200 से लेके 250 और 250 से लेके 345। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट का। एक क्वेश्चन दे रखा है कि यूनिट यूजिंग बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक मैकेनिज्म। तो बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट के अंदर कौन सी यूनिट यूज होगी दोनों के लिए, एरोबिक और एनारोबिक मैकेनिज्म के लिए? तो वो होता है स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम स्टेबलाइजेशन पॉन्ड के बारे में। इसका क्लासिफिकेशन देखें तो एरोबिक, फैकुलेटिव या एनारोबिक हो सकता है। ये क्या हो सकता है, एरोबिक, फैकुलेटिव, एनारोबिक। ये डिपेंड्स करता है मैकेनिज्म ऑफ प्योरीफिकेशन पर। किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मैकेनिज्म ऑफ प्योरीफिकेशन पर। स्टेबलाइजेशन पॉन्ड और जो एरोबिक जोन इसके अंदर होता है वो देता है कीप्स कंप्लीट पोरूशंस प्योरीफिकेशंस वर्क बाय द सिम्बायोटिक रिलेशंस ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया। दिस इज एरोबिक जोन होता है। अभी स्टेबलाइजेशन पॉन्ड के अंदर हम देखेंगे रोल ऑफ बैक्टीरिया। ये यूज होता है ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है यूज होता है ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ऑक्सीडाइज वेस्ट वाटर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करता है स्टेबल और एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात करता है रोल ऑफ एल्गी के बारे में। यूज कंपाउंड एज मटेरियल सोर्सेज, यूज सनलाइट एज एनर्जी सोर्सेज एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज एंड द प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसका, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का। प्रोसेस क्या इंक्लूड्स होती हैं इसके अंदर की जो बेस्ट वाटर एरिएशन होता है, वो प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबायल सस्पेंशन होता है, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन आफ्टर द एरिएशन होता है, डिस्चार्ज ऑफ द क्लैरिफाइड एफ्लुएंट होता है, बेस्टिंग ऑफ एक्सेस बायोमास होता है एंड रिटर्न्स ऑफ द रिमेनिंग बायोमास टू एरिएशन टैंक होता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर? इसके अंदर होती है प्रोसेस जो इंक्लूड होता है इसके अंदर बेस्ट वाटर एरिएशन होता है, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबायल सस्पेंशन होता है, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन होता है आफ्टर एरिएशन, डिस्चार्ज ऑफ द क्लैरिफाइड एफ्लुएंट होता है, बेस्टिंग ऑफ एक्सेस बायोमास होता है, रिटर्न ऑफ द रिमेनिंग बायोमास ऑफ एरिएशन होता है। अब बात करते हैं वर्किंग के बारे में। जो बेस्ट वाटर एरिएटेड इन एरिएशन बेसिन होता है। दूसरी चीज़ आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज। ये सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर होता है और सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। ये पार्ट ऑफ सिंथेटाइज इनटू न्यू सेल्स होता है और पार्ट ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड वाटर होता है। एरोबिक प्रोसेस होता है। एक्सटेंडेड एरिएशन सिस्टम जो होता है मॉडिफाइड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है। ये डिज़ाइन प्रिंसिपल जो होता है सेम प्रिंसिपल एज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है। नेचर की बात करते हैं एरोबिक सस्पेंडेड सिस्टम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। सबसे पहला आता है ऑक्सीजन डिच। ये टाइप्स ऑफ एक्सटेंडेड एरिएशन सिस्टम होता है मॉडिफाइड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इनके अंदर होती है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस बेस्ट वाटर एरिएटेड इन एरिएशन बेसिन होता है। एक्टिवेटेड के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो पार्ट ऑफ सिंथेसाइज्ड इनटू न्यू सेल्स होता है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो।